अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू लेक्चर चैप्टर नंबर 7 एनर्जेटिक्स का। आज हम देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी? जैसे कि आपको इसके नाम से ही आइडिया हो गया होगा कि एक्टिव यानी किसी चीज़ को एक्टिव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो होगी एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि कोई चीज़ पहले से एक्टिव फॉर्म में मौजूद नहीं है तो उसको हमने एक्टिव करना है, और एक्टिव करने के लिए हमें वहाँ पे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम मीन वो कम से कम एनर्जी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, बल्कि वो कम अमाउंट में भी हो सकती है। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी जो कि हमें किसके लिए ज़रूरत है? दैट द रिएक्टिंग पार्टिकल्स मस्ट have for a reaction to take place ठीक है, यानी कि हमारे पास सपोज कोई रिएक्शन हो रहा है, ये इसकी क्या है? डेफिनेशन। ठीक है, कोई हमारे पास रिएक्शन हो रहा है, वो जो दो पार्टिकल जो कि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस रिएक्शन के टेक प्लेस होने के लिए हमें जो कम से कम एनर्जी चाहिए, कि यानी वो कम से कम एनर्जी जो कि उन तमाम दो रिएक्टिंग सब्सटेंस या तीन रिएक्टिव सब्सटेंस को हेल्प करेगी कि वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करें, वो क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, क्योंकि जब तक वो जो एनर्जी है वो प्रॉपर नहीं होगी तब तक दो रिएक्टिंग सब्सटेंस आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर सकेंगे। रिएक्टिंग पार्टिकल्स के या तो खुद अंदर वो इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर सकें, अगर उनके अंदर मौजूद नहीं है तो वो हम क्या करेंगे? उनके अंदर जब बाहर से ऐड करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हम देखें तो इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। E एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यानी कि सपोज हमारे पास जो कोई रिएक्शन हो रहा है, कि हमारे पास अगर एक है पार्टिकल A और पार्टिकल B आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो रिएक्शन करने के लिए जो पहली नीड है, इनका आपस में क्या होना? कोलाइड होना। ठीक है, फर्स्ट क्या होना चाहिए? कोलाइड होने चाहिए। ठीक है, क्या कोलाइड होनी चाहिए? वो दो पार्टिकल्स जो कि आपस में रिएक्शन करने जा रहे हैं, फर्स्ट उनका क्या होना चाहिए? लाजमी एक दूसरे के साथ कोलाइड होना चाहिए। और वो कोलाइड सिंपल ऐसे ही नहीं होना चाहिए, यानी वो उनके अंदर इतनी सफिशेंट एनर्जी हो। ठीक है, सफिशेंट एनर्जी फॉर इफेक्टिव कोलियन, यानी कि वो ऐसे सिंपल ना टकराएं, बल्कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए कि उनका जो कोलियन हो इफ़ेक्टिव हो। इफ़ेक्टिव होने से मुराद कि उनका कोलियन ऐसा हो जो कि उनको आपस में क्या कर सके? रिएक्ट करवा सके। ये नहीं है कि जस्ट वो एक दूसरे के साथ टकरा के वापस उसी फॉर्म में रहें, तो उस टकराव का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि वो उनका जो आपस में टकराना है वो इस तरह का होना चाहिए, इतना इफ़ेक्टिव हो कि वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकें? रिएक्शन करें। और ये जो उनका आपस में जो टकराना है, ये इफ़ेक्टिव तभी होगा जब उनके अंदर सफिशेंट एनर्जी मौजूद होगी। अगर उनके अंदर सफिशेंट एनर्जी मौजूद नहीं है तो वो एक दूसरे के साथ, उनका कोलियन तो होगा बट वो इफ़ेक्टिव कोलियन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो कोई भी रिएक्शन है उसके लिए जैसे हमने देखें, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा तो उसमें हमने देखा था कि जैसे वाटर बनने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अपने जो बांड हैं उनका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। उनके आपस में बांड ब्रेक होंगे तभी वो न्यू बांड्स बना सकेंगे। ठीक है, इसलिए याद रखें कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए उसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप उसके अंदर क्या होता है? एक तो कोलियन होगा,
कोलियन के बाद क्या प्रोसेस होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, ठीक है। और बॉन्ड ब्रेकिंग आपको पता है कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन कि बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और वो जो एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए होगी वो एनर्जी डिपेंड करेंगी पाथवे के ऊपर, ठीक है। हर रिएक्शन की अपनी एनर्जी होती है। ज़रूरी नहीं है कि इस दुनिया में जितने भी ओवरऑल रिएक्शंस हो रहे हैं सबके लिए हमें सेम तरह की एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, नहीं, बल्कि इस दुनिया में जितनी भी तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी अपनी एक्टिवेशन एनर्जी होगी और वो डिपेंड करेगी उनके पाथवे के ऊपर। अच्छा, पाथवे से क्या मुराद है कि अब देखें कि सपोज़ हमारे पास ए से अगर डायरेक्ट बी बन रहा है या ए से पहले सी बन रहा है फिर सी से डी बन रहा है या फिर ऐसे, यानी कि अब देखें अगर हम इधर ये स्टेप भी है बी बनाने का और ये स्टेप भी है बी बनाने का, तो अब ज़रा देखें कि ए से जब डायरेक्ट बी बन रहा है तो ज़रा यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी अलग तरह की होगी, और अगर ये दरमियान में दो स्टेप्स ये भी आ रहे हैं तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, अलग होगी। इसलिए याद रखें कि जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द उन सब की एक्टिवेशन एनर्जी अपनी होती है और वो डिपेंड करती है पाथवे से, यानी किस पाथवे को फॉलो करके प्रोडक्ट्स ने क्या होता है बनना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद याद रखें कि अगर हमारे पास जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, जो कि दो चीज़ें आपस में क्या कर रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं, उनके पास बहुत कम एनर्जी है, ठीक है। रिएक्टिंग सब्सटेंस हैज़ लेस एनर्जी, ठीक है। यानी कि उनके पास अपनी एनर्जी बहुत कम है जो कि उनको एक्टिवेट करने के लिए चाहिए एनर्जी, उसकी निस्बत उनके अंदर जो मौजूद एनर्जी है वो बहुत कम है। तो फिर क्या होगा, ठीक है, तो वो कोलाइड नहीं करेंगे, पार्टिकल्स कैन नॉट कोलाइड, ठीक है, वो आपस में टकराएंगे ही नहीं एंड रिएक्शन विल नॉट हैपन, तो तब क्या होगा कि रिएक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन विल नॉट हैपन, ठीक है। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का रिएक्शन करने के लिए उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो कोलाइड कर सके। अगर एनर्जी नहीं है तो वो क्या करेंगे, ना एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और फिर ना ही क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। तो अगर आपको याद हो कि हमने कुछ इस चैप्टर के शुरू में हमने देखा था कि हमने कहा था कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनको स्टार्ट होने के लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद हो जाते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि वो खुद स्टार्ट नहीं होते, उनको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, इनके जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो खुद ब खुद क्या होते हैं, स्टार्ट। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं वो कौन से रिएक्शन होंगे, ऐसे रिएक्शन जिनकी एक्टिवेशन क्या होगी, एनर्जी लेस होगी। रिएक्शन हैज़ लेस एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनको स्टार्ट होने के लिए बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी, ऐसे रिएक्शन क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस होंगे। और ये इवन के लो टेम्परेचर पे भी प्रोसीड कर जाएंगे, लो टेम्परेचर पे भी क्या होंगे, प्रोसीड करेंगे। कौन से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगे, स्पॉन्टेनियस मीन खुद ब खुद स्टार्ट होने वाले होंगे जिनकी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होगी और ये लो टेम्परेचर पे भी हो जाएंगे, ठीक है। उसके निस्बत हमारे पास जो दूसरे रिएक्शंस होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होंगे जिनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी बहुत हाई होगी, ठीक है। रिएक्शन हैज़ हाई एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ऐसे रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होगी तो ये लो टेम्परेचर पे प्रोसीड नहीं होंगे, ठीक है। अब किसी रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी कि उसमें एक्टिवेशन एनर्जी के लिए क्या दिया जा सकता है, एक्टिवेशन एनर्जी
आज़ान सुन लेते हैं। यानी कि किसी रिएक्शन की को एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। पहला मेथड ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि हीटिंग के ज़रिए से, ठीक है, बाय हीटिंग, यानी कि उन जो कंपाउंड हैं उनको हीटिंग के ज़रिए से हम एनर्जी दे सकते हैं ताकि वो दूसरे के साथ आपस में कोलाइड करें और बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस हो और फिर नेक्स्ट नए बॉन्ड फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। उसके अलावा हीटिंग के अलावा एक्टिवेशन एनर्जी का दूसरा है हम क्या करें, सनलाइट यूज़ करें, सूरज की रोशनी, ठीक है। यानी कि उस रिएक्शन को हम सनलाइट की मौजूदगी में करें ताकि उस रिएक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सफिशिएंट एनर्जी मिले और वो रिएक्शन क्या हो सके, फर्दर प्रोसीड हो सके, ठीक है। उसके अलावा तीसरा मेथड ऐसा है एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज़ करने का, वो है हम वहाँ पे क्या ऐड करें, सूटेबल कैटलिस्ट ऐड करें, सूटेबल कैटलिस्ट, ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या करेगा कि कैटलिस्ट जाके ओवरऑल उस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को क्या कर लेगा, लोअर कर लेगा। कैटलिस्ट क्या करेगा, लोअर EA फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन, स्पेसिफिक रिएक्शन, यानी कि उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए है उसको क्या करेगा, उसमें कमी करेगा। कौन, सूटेबल, हम उसमें जो कैटलिस्ट डालेंगे तो उस कैटलिस्ट के डालने की वजह से वो जो रिएक्शन जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे होना था, इस कैटलिस्ट की वजह से वो टेम्परेचर, वो जो रिएक्शन है वो होगा, वो किस पे टेम्परेचर, स्लो टेम्परेचर पे भी हो जाएगा। कैन प्रोसीड एट लो टेम्परेचर, यानी कि किसके डालने की वजह से, कैटलिस्ट डालने की वजह से। पहले कैटलिस्ट के ऐड होने के बगैर वो रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे हो रहा था। कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट भी बेसिकली ये भी एक केमिकल है, ठीक है। ये क्या करता है कि उस रिएक्शन को क्या कर देता है, स्पीड अप कर लेता है कि वो तेज़ी से हो और विदाउट बीइंग चेंज, यानी खुद चेंज हुए बगैर वो उस रिएक्शन के अंदर इतनी जान पैदा कर देगा कि वो रिएक्शन बहुत स्पीडली होगा। अब अगर कैटलिस्ट को ना यूज़ किया जाए तो हो सकता है कि वो रिएक्शन सालों लगा के हो, लेकिन कैटलिस्ट के ऐड करने से क्या होगा कि वो रिएक्शन, जो रिएक्शन यानी कि शायद 5 दिन में होना वो हो सकता है कुछ सेकंड्स के अंदर हो जाए। कि लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर भी हमारे बहुत सारे कैटलिस्ट यूज़ होते हैं जो कि हमारे जिस्म में होने वाले रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। लिविंग थिंग्स की बॉडी में जो कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं उनको इंजाइम्स बोला जाता है। बेसिकली ये भी प्रोटीन होती हैं। अगर ये प्रॉपर काम ना करें तो आप देखें हम ये जो खाना खाते हैं वो कितना साल हमारे मैदे में ही पड़ा रहे, बल्कि उसी तरह हो, लेकिन हमारी बॉडी में इंजाइम्स होते हैं जो कि उस खाने पे एक्ट करते हैं। डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको वो केमिकल रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी के साथ होते हैं। तो हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे हम जो 3 टाइम खाना खाते हैं, अब देखिए हम सुबह अगर आप नाश्ता करके स्कूल आते हो तो दिन के टाइम आप देखेंगे आपको वापस भूख लगना शुरू हो जाती है। उसका क्या मतलब होता है कि जो आपने खाना खाया होता है वो सारा क्या हो गया, हज़म हो गया है। वो खाना हज़म जो हुआ है बेसिकली वो यही प्रोसेस है कि खाने के ऊपर आगे जो रिएक्शंस हुए हैं वहाँ पे वो खाना आके एनर्जी में चेंज हो गया है। फिर जब आप दिन का खाना खाते हो फिर थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हो, इवन शाम के टाइम आपको फिर भूख लगना शुरू हो जाती है, यानी कि जो दिन को खाना खाया था वो जाके आपकी बॉडी में एनर्जी की फॉर्म में और फैट्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसका सम अप कर लेते हैं। आज हमने देखा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि नेचुरली उनके सब्सटेंस के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो एक दूसरे के साथ टकरा के रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे कि उनको स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हमने रिएक्शन देखा कि कोई भी रिएक्शन होता है उसके जो रिएक्टिंग सब्सटेंस जो आपस में टकराते हैं तो सबसे पहले उनका जो कोलियन होना ज़रूरी है, और वो कोलियन इतना होना चाहिए कि वो इफ़ेक्टिव हो। इफ़ेक्टिव का मतलब यह है कि उसका कोई ना कोई फ़ायदा हो। कोलियन होने के बाद बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस होता है। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस जो होता है वो हमेशा एंडोथर्मिक होता है, यानी उस किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है।
उसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी किस रिएक्शन की ज़्यादा होगी या कम, वो डिपेंड करेगी उसके पाथवे के ऊपर कि वो किस रास्ते को यूज़ करते हुए वो रिएक्शन क्या हो रहा है, प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, उसके लिए फिर हमने दो तरह के रिएक्शन देखे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो वाले होते हैं जिनके लिए बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी होती है और वो इवन के लो टेम्परेचर भी प्रोसीड हो जाते हैं, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, वो लो टेम्परेचर में प्रोसीड नहीं होते। फिर उसके बाद हमने देखा रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसे कैसे दे सकते हैं। पहला मेथड देखा कि हीटिंग के जरिए से, दूसरा हमने देखा सनलाइट के जरिए से, और तीसरा हमने देखा कि सूटेबल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करेगा कि उस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी उसको कम से कम कर लेगा और वो रिएक्शन क्या करेंगे, इवन लो टेम्परेचर। ये था हमारा क्लास 9th का जो न्यू सिलेबस है 2025 में, उसका चैप्टर नंबर 7 जो है एनर्जेटिक्स, उसका है लेक्चर नंबर 6। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए वो सब तक पहुंच जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसी चैप्टर के न्यू लेक्चर्स के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।